वेलकम टू PES। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 रहेगा हमारा मार्च का। तो आपको पता है हम करंट अफेयर जो है वो बड़े डिटेल में एनालिसिस उसका कर रहे हैं। द हिंदू PIB न्यूज़ एनालिसिस जो है हमारा वो चल रहा है। ठीक है, जैन का करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है, दिसंबर का करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है, नवंबर का करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है, और आपका फेब का भी करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, अगर आप लोगों ने पीछे करंट अफेयर नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट बनाई हुई है। नवंबर की प्लेलिस्ट बनी है, दिसंबर की प्लेलिस्ट बनी है, और जैन और फेब की। ठीक है, 4 महीने का करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका मार्च का करंट अफेयर चल रहा है ये भी। तो इसकी भी हमारी 2 वीडियोस जो है मार्च की हो गई हुई। आपकी 3rd वीडियो रहेगी, 3rd लेक्चर रहेगा। और आपको पता है हमारा जो लेक्चर है वो अपलोड का मैंने आपको टाइम बताया हुआ है। ठीक है, शाम को 7 बजे जो है आपका डेली बेसिस में जो है वो आपका लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ करेगा। ठीक है, तो अब वीकेंड बेसिस में मैं नहीं करूँगा। मुझे कुछ 2-4 बच्चों की मेल आई और उन्होंने ये चीज़ बोला कि आप डेली बेसिस में जो है वो लाया करो। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब डेली बेसिस में ही आप लोगों का लेक्चर जो है वो लेकर आया करूँगा। छोटा लेक्चर बनेगा जिसे आप भी जो है वो सुन सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो डेली बेसिस में लेक्चर आएगा और कल 7 बजे आ जाएगा। ठीक है, तो आज वाला जो अभी 7 बजे है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वो भी 7 बजे आएगा, फिर उसके बाद भी ऐसे करके डेली बेसिस में 7 PM पे आएगा। ठीक है, तो बीच में थोड़ा जल्दी आ गया था। ठीक है, तो अब आगे से नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको 7 बजे ही लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक जो है, ठीक है, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि हम जो है ये जितनी भी न्यूज़ वगैरह एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं हमारा बड़ा ही डिटेल में होता है। ठीक है, तो 1-2 बच्चे का मैसेज आया था, उन्होंने ये बोला कि ये जो मतलब कि न्यूज़ एनालिसिस है, इसके अलावा हमें कोई और सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर आप इस पे भी स्टिक रहते हो तो अब भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर मेरा फेब्रुअरी मंथ का, जैन मंथ का देखा होगा, 150, 140, 130 आर्टिकल्स जो है मैंने कवर किए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कितने आर्टिकल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि आपका IAS और GKS का जो अच्छा खासा कंटेंट मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी फैक्चुअल टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी मुझे अब लगेगी, उसको भी मैं शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर एक चीज़ जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल पे। ठीक है, तो बाकी आने वाले टाइम पे हो सकता है आप लोगों के साथ मैं NCERTs भी डिस्कस करूँ, 6th to 12th आपकी इकोनॉमिक की, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब की NCERTs में आपके डिस्कस करूँगा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, तो वही अभी स्टार्ट किया है, तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। तो वीडियोस को देखो, जितना देख सकते हो उतना देखो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोस को आप देखोगे मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, और साथ में आप लोग सब्सक्राइब देख तो लेते हो, एक चीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दो। ठीक है, तो इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, अगर और अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, पहला आर्टिकल आपका आ जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन फंड के बारे में। ठीक है, UIGF। तो आपको जनरली एक चीज़ तो पता ही है कि जनरली आपने देखा है कि क्या होता है, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, इनकी बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको PSL जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये PSL जो है वो क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखो फिर से बताता हूँ। देखो, हमारे जो बैंक्स होते हैं उनको क्या फॉलो करना पड़ता है, PSL। ठीक है, PSL। ठीक है, ये होता है जी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। उनको ये बोला जाता है, देखो जी, RBI ने बोला होता है जी बैंक्स को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, जिनके साथ हम लोग डील करते हैं, जिनसे हम लोग पैसा लेते हैं, जैसे SBI हो गया, JK बैंक हो गया, कोई भी आपके। ठीक है, तो इन बैंक्स को जो है वो बोला जाता है RBI के द्वारा कि मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये है कि इन बैंक्स को ये बोला जाता है कि तेरे को मैं पैसा दे रहा हूँ, अब ये पैसा जो है आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है पैसा जो है वो देना है। जैसे वीकर सेक्शन है, उनको भी पैसा देना है। आपने एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को भी पैसा देना है। आपने MSMEs जो हैं उनको भी पैसा देना है। आपने जो है एजुकेशन के लिए पैसा देना है। ठीक है, आपने जो है हेल्थ सेक्टर में पैसा देना है। तो मतलब कि आपको हर एक जो एक मतलब डायमेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं
उसके लिए भी आपको पैसा देना है, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मतलब कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके लिए भी आपको पैसा देना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जाता है बैंक्स को कि तूने पैसा जो है वो सबको देना है। ये नहीं कि बैंक्स जो है अपना बेनिफिट देके वो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन अंबानी, ठीक है, ये टाटा बिरला, ये इन्हीं को ही जो है वो पैसा दे दे, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि सारा पैसा जब इन्हीं के पास चल जाएगा तो क्योंकि इनको बैंक्स को होता है कि इनसे हमें प्रॉफिट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह जो है वो ये ज़्यादा पैसा लेते हैं और इंटरेस्ट वगैरह भी इनसे मिलेगा, तो इसलिए मतलब कि बैंक्स जो है इनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इसलिए इनको बोला जाता है अपने बड़े बिग जो बिजनेस क्लासेस हैं उनको तो पैसा देना ही देना, साथ ही साथ आपने जो है ये जो हमारे वीकर सेक्शन है, ठीक है, ये जो हमारे जैसे कि हमारे MSMEs हैं, जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब कि एजुकेशन है, ठीक है, इन सबको रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सबको जो है इनके लिए भी जो है पैसा जो है आपने वो देना है, ठीक है। क्योंकि बैंक्स जो है इनकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनको पता है इनसे जो है इनको इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली सब्सिडीज़ भी दी जाती है इनको गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि बैंक्स इनकी तरफ अट्रैक्ट कम होता है, वो ज़्यादातर वहाँ अट्रैक्ट होगा जहाँ से उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बैंक्स के ऊपर बोला जाता है कि आपने जो है वो लोन जो है हर एक हमारा जो सेक्टर होगा हमारी, ठीक है, हमारे हर एक सेक्टर जो हमारे पॉपुलेशन का हर एक सेक्टर को हर एक जो है पॉपुलेशन कम्युनिटी को जो है आपने क्या करना है, आपने कवर करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है अब जो बैंक जो है वो 40% का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट PSL जो है उसको अगर वो अचीव कर लेता है तो वेल डन है, ठीक है। जो नहीं कर पाता है फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको ई कुबेर में जाके एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, ई कुबेर, ठीक है। उस ई कुबेर की वेबसाइट में जाके उसको क्या करना पड़ता है, उसको ई कुबेर की वेबसाइट में जाके जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा तब। देखो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे बनाया है वो एक, ये देखो, इसको देखो, ये देखो, सपोज करो ये बैंक 1 है, ठीक है, ये आपका बैंक 2 है, ठीक है। अब ये बैंक 1 है, इसको बोला गया है कि तूने क्या करना है जी 40% का अपना PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये तूने अचीव करना है, ठीक है। यानी कि 40% पैसा जो है, ठीक है, अगर 100% पैसा अगर इसके पास बैंक के पास कितना, अगर सपोज करो 100% है, ठीक है, तो बैंक को बोला है कि तूने 100% में से 40% पैसा जो है तूने प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। वो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में वीकर सेक्शन आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में जो है वो हमारा एजुकेशन भी आएगा, उसमें जो है प्रायोरिटी सेक्टर में जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो भी आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आएगा, ठीक है, और इसमें जो है हमारा जैसे कि MSMEs जो हैं, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं ये सारे सेक्टर जो हैं इसमें कवर किए जाएंगे इस 40% में। तो अब बैंक क्या करता है जी, ये जो 40% से अचीव करना था इसने 40% अचीव नहीं किया, इसने कितना अचीव कर लिया, इसने अचीव कर लिया जी कितना, 50% इसने अचीव कर लिया। तो यहाँ से हमने ये देखा इसने 10% का अपना टारगेट जो है वो एक्स्ट्रा अचीव किया है। अब ये 10% का ये बैंक 1 जो है वो बेनिफिट जो है वो ले सकता है। वो कैसे बेनिफिट ले सकता है, ये 10% के जो है वो सर्टिफिकेट बनाएगा, वो सर्टिफिकेट को ये ई कुबेर की जो वेबसाइट है यहाँ पर जो है वो इशू कर देगा, ठीक है। जैसे आपकी अमेजन देख लो, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट होती है जहाँ पर आप कोई भी आपने शर्ट खरीदनी हो, कोई भी आपने चीज़ खरीदनी हो, वहाँ पर कई सारी शर्ट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आप शर्ट कौन सी लेते हो, आप वो शर्ट लेते हो जो आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है, जो आपको सस्ती मिले और अच्छी क्वालिटी की भी मिले, आप उसको मतलब ज़्यादा प्रेफर करोगे, है ना। वैसे यहाँ ई कुबेर जो वेबसाइट है ये भी एक अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह ही वेबसाइट होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक्स वगैरह जिन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा पैसा ज़्यादा मतलब टारगेट अचीव किया है, जैसे देखो यहाँ 40% को टारगेट अचीव करना था PSL में, इसने 50% जो है वो लोन पे जो है प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी 50% जो है अपने बिजनेस क्लासेस जो बड़े बड़े उनको दिया है, बाकी 50% जो इसने अपने टारगेट 50% का टारगेट इसने अचीव किया है, 50% जो है इसने प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो वैसा दिया है, मतलब 10% का इसने एक्स्ट्रा दिया 40% से अगर देखा जाए। अब ये 10% के जो है वो सर्टिफिकेट इशू करके यहाँ पे जो है वो रख देगा, उसकी प्राइस रख देगा, एक सर्टिफिकेट का प्राइस क्या है, ठीक है। तो 10% जो उसने एक्स्ट्रा पैसा खर्चा प्रायोरिटी सेक्टर में, उसके उसने सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब बैंक 3 जो है उसने भी टारगेट जो है अचीव 40% करना था प्रायोरिटी सेक्टर, इसने अचीव कितना किया, यही 50% का किया। यहाँ पे इसने भी जो है वो 10% जो एक्स्ट्रा टारगेट अचीव किया, ये भी क्या करेगा 10% का जो एक्स्ट्रा टारगेट अचीव किया उसके सर्टिफिकेट इशू करके यहाँ पे जो है अपने प्राइसेस रख देगा। अब ये जो बैंक 2 की बात करते हैं, अब बैंक 2 जो है इसको 40% का टारगेट अचीव करना था बट ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो ये क्या करता है 30% का ही टारगेट अचीव कर पाता है, यानी 30% ही लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर को दे पाता है, 10% का लोन भी शॉर्टेज आ गया, शॉर्टफॉल देखने को मिल गया। अब ये 10% का जो है वो क्या करेगा, ये अब ई कुबेर की वेबसाइट में जाएगा, यहाँ पे जाके सर्टिफिकेट्स को बाय करेगा, खरीदेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा बैंक
3 वाला जो है वो एक सर्टिफिकेट की क्या कीमत दे रहा है, ठीक है, और बैंक 1 वाला जो है वो क्या कीमत दे रहा है, दोनों के कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने बताया शर्ट वाली एग्जांपल अमेजन में, जो आपको शर्ट सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी वो आप शर्ट को लोगे। वैसे यहाँ पे बैंक 2 वाला जो है वो देखेगा जब ई कुबेर में कि बैंक 3 वाला जो है अपना एक सर्टिफिकेट कितने का दे रहा है और बैंक 1 वाला अपना एक सर्टिफिकेट कितने का दे रहा है। जो उसको सस्ता मिलेगा ये वो सर्टिफिकेट को जो है वो खरीद लेगा, बाय कर लेगा। और ये जो बैंक 1 अगर बैंक 1 से खरीदता है तो बैंक 1 वाला इसको दे देगा, या हो सकता है कुछ वो बैंक 1 से खरीदे, कुछ वो बैंक 2 से खरीदे, बैंक 3 से खरीदे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो उसको बैंक 1 से सस्ता पड़ रहा हो और अच्छा उसको अट्रैक्ट कर रहा हो तो बैंक 1 से ही वो खरीद ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर बैंक 3 से अट्रैक्ट कर रहा हो, बैंक 3 से ही सारे वो खरीद ले, ठीक है। तो वो यहाँ पे जाके जो है ई कुबेर की वेबसाइट में जाके जो बैंक 2 वाला वो है वो देखेगा और वो अपने 10% के जो है वो सर्टिफिकेट खरीद लेगा, 10% पैसा दे देगा। और ये 10% पैसा जो है जो उसने दिया उस सर्टिफिकेट्स का, ये सर्टिफिकेट का पैसा जो है वो चला जाएगा किसको, बैंक 1 को, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये पता चला जो बैंक 2 ने अपना 10% का शॉर्टफॉल का जो टारगेट था, जो अचीव करना था, जो वो अचीव नहीं कर पाया, वो उसने अचीव किसके थ्रू करवा दिया, बैंक 1 के थ्रू करवा दिया। अगर बैंक 1 से वो सर्टिफिकेट सारे लेता है 10% के, ठीक है। तो मतलब कि ये सिस्टम हुआ पूरा, आप देख सकते हो। तो इसलिए ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर ये नहीं करता ना, बैंक 2 अगर सर्टिफिकेट को नहीं खरीदता तो उसका 10% का शॉर्टफॉल आया था, ये 10% का जो शॉर्टफॉल होगा ना, ये पैसा जो है मतलब कि इसको देना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ जाएगा, ये रिडफ में चल जाएगा, ठीक है। रिडफ हो गया RIDF, ठीक है। ये रिडफ में पैसा चल जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जब पैसा चले गया फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो है फंसा रहता है, ठीक है। फिर नाबार्ड जो है वो इस पैसे का यूज़ करेगा और इसको रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में लगा देगा, ठीक है। और उसका जब फिर रिटर्न जो आएगा, ठीक है, वो रिटर्न बड़ा लॉन्ग टर्म के बाद आएगा, उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट। तो वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक 2 को आप ये मान सकते हो कि बड़ी देर के बाद जो है वो जाके जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चाहता है कि मेरे को अभी मैं पैसा तो क्विक मेरे को रिकवरी भी पैसे की विद द इंटरेस्ट के साथ, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। वो अपना 10% का जो शॉर्टफॉल आया है उसके लिए वो क्या करे, ई कुबेर में जाए, यहाँ पे जाके वो 10% का जो शॉर्टफॉल है वो अपना कवर कर ले। कैसे, वही सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे बाय करे, खरीदे, उसका पैसा दे के, वो पैसा जिससे खरीदेगा, अगर बैंक 1 से खरीदता बैंक 1 को सारा पैसा जाएगा, अगर बैंक 3 से सारे सर्टिफिकेट खरीदे उसने तो बैंक 3 को जाएगा, अगर वो कुछ बैंक 1 से खरीदे उसने, कुछ बैंक 3 से खरीदे तो वो कुछ पैसा बैंक 1 को जाएगा जितने सर्टिफिकेट खरीदे, कुछ पैसा जो बैंक 3 को जाएगा जितने सर्टिफिकेट खरीदे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वो किससे खरीदता है, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादातर प्रेफर क्या करेगा, मैं ई कुबेर में जाके जो सर्टिफिकेट को खरीद लूँगा। अगर नहीं खरीदूंगा तो मेरा पैसा जो है वो कहाँ चला जाएगा, रिडफ में चल जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, और वहाँ पैसा जो है लॉक हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए। और पैसा जो है वो फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में नाबार्ड के द्वारा जो है वो मतलब कि उसको लगाया जाएगा और फंड को भी मैनेज नाबार्ड करता है। तो वही देखा, उसको पैसा जो है फिर रिटर्न कब होगा, वो लॉन्ग टर्म के बाद होगा। इंटरेस्ट रेट भी जो है बैंक 2 को लॉन्ग टर्म के बाद ही होगा, ठीक है। तो इसलिए वो चाहेगा शॉर्ट टर्म पे ही मेरे को जो है उसका रिटर्न आए। तो बेस्ट ऑप्शन के लिए यही है कि 10% शॉर्टफॉल है उसके लिए क्या करे, वो ई कुबेर में जाके जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो खरीद ले, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन उसके लिए यही रहेगा। अब ये तो आ गया जी आपका रूरल एरियाज़ की। अब एक फ़ंड बनाया गया है अबाउ न्यूज़ के ऊपर, अब न्यूज़ आई है आपकी। अब ये बोला गया है कि अब एक फ़ंड बनाया गया है, उस फंड का नाम क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF। अब मतलब अर्बन एरियाज़ जो है, अर्बन एरियाज़ में जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए एक फ़ंड बनाया गया है। उस फंड में पैसा डाला जाएगा और उस फंड से पैसा निकाल कर उस अर्बन एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, ठीक है। ये देखो कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है वो रिलीज़ की गई है मार्च एंड में, ठीक है। और वो गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस को जो है वो जॉइंटली किसके द्वारा दिया गया है, अभी फैक्चुअल डेटा आएगा सारा, देखो समझाने वाला मैंने समझा दिया। ये गाइडलाइंस को इशू किया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। ये तीनों के द्वारा जो है गाइडलाइंस को जो है वो इशू किया गया है, ठीक है, बाय द मार्च ऑफ एंड में, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद देखा हमने कि ये जो हमारा भी बजट हुआ था, यूनियन बजट बोलना अच्छा रहेगा, यूनियन बजट जो है हमारा उसमें ये बोला था कि 10,000 करोड़ रुपये जो इस फंड में जो है वो डाला जाएगा, ठीक है। और जो 10,000 करोड़ रुपये जब इस फंड में डाला जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो 10,000 करोड़ जो है उससे क्या किया जाएगा, यही जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL जो है हमारा, ठीक है। तो पेनी प्रायोरिटी सेक्टर जो है उसको मतलब कि ये पैसा उनमें खर्च किया जाएगा 10,000 करोड़ का, ठीक है। तो अब ये बात बोली गई कि गाइडलाइंस पे फिर से बोलता हूँ, गाइडलाइंस को जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा दिया गया, RBI के द्वारा दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया। और इन गाइडलाइंस में यही बोला गया है कि
जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, ठीक है, उनको जो है वो मैनेज किया जाएगा यही 10,000 करोड़ से, जो कि यूनियन बजट में अब रिसेंटली अनाउंस किया गया है, जो 10,000 करोड़ रुपया यूज़ किया जाएगा इस फंड में डाला जाएगा, और इस फंड से पैसा निकाल कर अर्बन एरियाज़ जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप किया जाएगा। और अर्बन एरियाज़ में भी कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनको बेसिकली जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब टायर 2 सिटीज़ और टायर 3 सिटीज़ जो है वो कौन सी है, लेकिन उससे पहले जाने से पहले ये देख लो कि ये जो हमारा, जो हमने देखा कि जो फंड है इसको मैनेज कौन करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, ठीक है, NHB, वो इसको जो है वो मैनेज करेगा और वही देखेगा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना है, कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, वही टायर 2 और टायर 3 की सिटीज़ में, ठीक है। अब ये देखो टायर 2 और टायर 3 की सिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। टायर 2 की सिटीज़ हमारी वो सिटीज़ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन रेंज हमारी कितनी होगी, 50,000 से 1 लाख तक जहाँ पॉपुलेशन होगी, वो सिटीज़ होती है हमारी टायर 2 सिटीज़। और टायर 3 सिटीज़ हमारी वो सिटीज़ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन की रेंज कितनी होती है, 20,000 से हम बोलें कि 50,000 तक, ठीक है। तो 20,000 से 50,000 तक अगर पॉपुलेशन रेंज होगी तो होगी हमारी क्या, टायर 3 सिटीज़। और 50,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन की रेंज है तो हम बोलेंगे वो क्या है, टायर 2 सिटीज़, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा इन अर्बन एरियाज़ में, ये टायर 2 सिटीज़ और टायर 3 सिटीज़, ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ की हैं, वहाँ पे जो है वो पैसा जो है वो लगाया जाएगा, वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्टअप किया जाएगा। और इस फंड को मैनेज कौन करेगा, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे यही है कि बेसिकली बजट में वही अनाउंस किया गया था, 10,000 करोड़ को फंड में डाला गया। और हम ये बोलेंगे कि गाइडलाइंस जो दी गई थी उस गाइडलाइंस को किसके द्वारा दिया गया, नेशनल हाउसिंग बैंक, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो ये जो है जनरली जो है वो आप देख सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यही IUIDF जो इस्टेब्लिश किया गया, बिल्कुल जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया ना, उसी की तर्ज पे, उसी ही लाइन पे जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो हमने ये बड़ा ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आपको अब समझ आ ही गया होगा, आई थिंक आपको अच्छा से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो जल्दी से जल्दी क्या करो, लाइक कर दो, ठीक है। तो लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, चलो करो, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में यार, इतना टाइम थोड़ा लगता है, कर दो। क्या जाता है आपका लाइक करने में यार, कर दो लाइक, फ्री है लाइक पैसों से थोड़ी ना कोई है लाइक, तो कर दो लाइक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे यही बोला गया है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है उन्होंने एक नया एक ट्रैकिंग सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक डेवलप किया, या फिर आप बोल सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आया। और उस टेक्नोलॉजी और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या किया जाएगा, ट्रेन जो है उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। रियल टाइम पे ट्रेन जो है वो कहाँ पहुँची है, वो सब कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, कि उसका मतलब क्या मिलेगा। जैसे कि ये देखो, 1 सेकेंड, ये देखो, हमें पता चल पाएगा कि ट्रेन के अराइवल के बारे में, ठीक है, डिपार्चर कब हुई है, ठीक है, कब निकली है ट्रेन, कब पहुंची है किसी स्टेशन में, कौन कौन से स्टेशन से जो है वो ट्रेन निकलती हुई जा रही है, कौन सी ट्रेन का एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वहाँ जाके फ़ौरन हम जाके हेल्प करेंगे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, वहाँ जाके वो हेल्प करेंगे। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अगर फ्लड वगैरह उस पर्टिकुलर रीजन में आ गए जहाँ पर ट्रेन है, ठीक है, वहाँ फंसी हुई है फ्लड में, तो वहाँ पर जाके हम हेल्प वगैरह जो है वो असिस्टेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लैंडस्लाइड अगर पर्टिकुलर किसी एरिया में हुआ, वहाँ पर ट्रेन फंसी हुई है लैंडस्लाइड से, वहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, हेल्प वगैरह जो है वो दे सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सैटेलाइट का भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बिना सैटेलाइट के तो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, या फिर बोले कि टेक्नोलॉजी बनाई गई, टेक्नोलॉजी जो है लाई गई है, जिसका नाम क्या है, RTIS, रेलवे इन्फो, यही रेलवे, 1 सेकेंड देखने तो क्या नाम है इसका, रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, RTIS। तो ये बेसिकली जो है वो लाया गया है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से हम ट्रेन की मूवमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ट्रेन जो है वो कहाँ पहुँची है, कौन कौन से इवेंट्स में जो है वो फंसी हुई है, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यही देखो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो बता चुका हूँ मैं, कि ट्रेन की जो ट्रैकिंग है, जो रनिंग रेल है, उसको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पहुँची है, लाइव ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जी हम बात करें कि यही बोला गया है कि अब ये फैक्चुअल डेटा थोड़ा देखो, ये देखो, ये जो RTIS जो है रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये इंडियन रेलवे, ठीक है। और हम बात करें इंडियन रेलवे के द्वारा जो है ये सिस्टम को जो है वो बनाया गया है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इंडियन रेलवे का यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला ये RTIS को डेवलप करने में। तो हम बात करते हैं कि वही देखा, ट्रैकिंग की जाएगी ट्रेन की मूवमेंट को, सैटेलाइट की हेल्प ली जाएगी, लेकिन जब मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, तो ये जो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट जो लाया गया है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया, रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम RTIS प्रोजेक्ट के अंदर ये सब कुछ जो है वो लाया गया, जिसमें क्या किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिससे कि क्या ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट का भी जो है वो हेल्प ली जाएगी, ठीक है। तो ये जनरली आप देख सकते हो।
तो अगर हम बात करें और फैक्चुअल डेटा अगर जाने तो हम ये बोलेंगे कि RTI टेक्नोलॉजी जो है जॉइंटली डेवलप किसने किया, इंडियन रेलवे बता चुका हूँ, और इसरो हो गया क्योंकि सैटेलाइट का भी यहाँ पे यूज़ आ रहा है तो इसरो का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। और करंटली अगर हम बात करें, करंटली इसको एग्जीक्यूट कौन कर रही है, यही देखा हमने कि यही सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS, तो उसको करंटली एग्जीक्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रन करती है, वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो इसके द्वारा जो है ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम जाने तो हम ये बोलेंगे कि अभी तक जो है 4000 लोकोमोटिव्स जो हैं, ठीक है, उनमें जो है इंस्टॉल कर दिए गए इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये भी हल्का सा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल। अगर अच्छा लगा है तो क्या कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यही स्वयं फंड के बारे में बात करते हैं। स्वयं फंड की अगर हम बात करें तो वही लिखा हमने कि स्वयं फंड जो है सोम्य फंड, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंस मैंने गलत करूँगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि स्पेशल फुल फॉर्म क्या, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड यही मिड इनकम हाउसिंग फंड। तो पहले ये समझो ये है क्या फंड, किस चीज़ के लिए। देखो क्या होता है कि कुछ हमारे प्रॉपर्टी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो बनाते हैं, बट वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ तो बन जाती हैं लेकिन कुछ जो है वो नहीं बन पाती, वो बीच में जो है किसी भी कारण, किसी भी रीजंस के कारण जो है वो रुक जाता है, ठीक है, घर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। हो सकता है कि उसके बाद फंड वगैरह जो है प्रॉपर्टी बिल्डर के पास ना हो उतना सफिशेंट, जिससे कि जो बचा बकाया घर है वो पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि फंड बनाया गया है जिसको स्वामी फंड बोला गया है, जिस फंड में पैसा डाला जाएगा और पैसे का यूज़ किया जाएगा ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो है जो रुकी हुई हैं, ठीक है, किसी भी कारण, ठीक है, तो उसको जो है पैसा देके जो है उसको फिर से जो है वो कंप्लीट किया जाएगा पूरे सही तरीके से। मतलब जितनी कंप्लीट होगी ये हो गई है, अब जो पैसा उसमें रिक्वायरमेंट है एडिशन पैसा में इतना चाहिए, तब जाके जो बची बकाया जो हमारा हाउस है वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा, वही पैसा जो है उस फंड से निकाला जाएगा और जो भी इनकम्प्लीट मकान है उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली हम बोलेंगे इस फंड का जो है वो यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये तभी न्यूज़ में आया है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जनरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी कौन सी बात की गई है, जो हमारी ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। एक होती है हमारी ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी, एक होती है हमारी ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी। अब ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो समझो। ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी होती है, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये दो प्रॉपर्टी होती है, ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी होती है, ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी होती है। ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको अभी जो है जीरो से बिल्कुल एक हमने बनाना, भी स्क्रैच जीरो मान के चलो, बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक अब बनाना है, उसको अभी तक हमने बनाया नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बिल्कुल अभी जीरो से बनाना भी नहीं बनाया गया, ठीक है। और एक होती है ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी, जिनको हमने ऑलमोस्ट बना दी है, बस उसमें थोड़ा बहुत एडिशन करने की ज़रूरत है, फिर जाके वो प्रॉपर्टी जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसमें कोई चीज़ थोड़ी बहुत ही करनी है जिससे कि वो प्रॉपर्टी जो अभी इनकम्प्लीट है करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यही बोला गया वो होगी हमारी ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे कौन से वाले फंड में इस कवर किया गया, ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी को कवर किया गया है, ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, ठीक है। यानी कि वो वाली प्रॉपर्टीज़ को जो है वो उसमें फंड का पैसा जो है उनमें लगाया जाएगा, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी जो ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको मतलब कि अभी इनकम्प्लीट है, जिनको अभी कंप्लीट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं जो ग्रीन फील्ड है, क्योंकि वो तो अभी जीरो से बनानी है, उसमें फंड का पैसा जो है वो नहीं जाएगा, खर्च नहीं होगा। ये फंड का पैसा उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में खर्च होगा जो ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टीज जिनको हमने कंप्लीट कर रहे हैं, बट किसी कारण कंप्लीट पूरे तरीके से नहीं हो पाई है, थोड़ी इनकम्प्लीट रहेगी, उसमें कुछ एडिशन वगैरह करनी है, फिर जाके वो कंप्लीट होगी, तो वो ही उस प्रॉपर्टी में जो है इस फंड से पैसा जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि स्वामी फंड जो है यहाँ पे यही बात करता है कि स्वामी फंड में यही बोला गया है कि अगर हम बात करें अभी तक हमने 20,000 होम्स वगैरह जो है वो हमने जो है घर वगैरह जो है वो अभी तक हमने कंप्लीट कर दी हैं इस फंड के हेल्प से, ठीक है। इस फंड का यूज़ करके हमने अभी तक 20,000 घर जो है वो बना दिए सिंस 2019 से, ठीक है, जो कि कितने वर्थ के थे 12,000 करोड़ के, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करें, यही देखा हमने कि फंड जो है एक सोशल इम्पैक्ट फंड है जो कि गवर्नमेंट फंड इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के पीछे से सपोर्ट है इस फंड में, ठीक है, जिसकी मिनिस्ट्री अगर बोले इस फंड को जो है इसको स्पॉन्सर करता कौन है, इस फंड को स्पॉन्सर करती है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, स्पॉन्सर करता है इस फंड को कौन, यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो थोड़ा ये मिट गया, ये थोड़ा अपने नोट्स में ऐड कर लो। ये फंड को स्पॉन्सर कौन करता है, ये फंड को स्पॉन्सर करता है, ये करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उस फंड को जो है वो स्पॉन्सर करती है। तो यहाँ पे यही देखा गवर्नमेंट, हम बात करें कि ये हमारा गवर्नमेंट फंड है, ठीक है, गवर्नमेंट के पीछे से सपोर्ट है, बैक है,
तो ये बेसिकली फंड का पैसा कहाँ यूज़ किया जाएगा, जो टेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे पैसा जो है कम पड़ गया हुआ है, अगर पैसा हमें आ जाए तो वो जो टेस्ट प्रोजेक्ट है उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। या फिर स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जो रुके हुए हैं, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, बस पैसे की ज़रूरत है, पैसा आएगा तो वो रुके प्रोजेक्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो फंड खर्च करने की बात की गई है, ठीक है। ये होते हैं हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करें, ये देखो वही लिखा हुआ है कि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया हुआ है 2019 नवंबर से किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फोकस किस पे, स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ और ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टीज़ पे किया जाएगा, ना कि हमारा ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टीज़ पे जो है फोकस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन ये बोला गया कि जब भी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है फंड का पैसा खर्च किया जाएगा वो प्रॉपर्टी पहले रजिस्टर होनी चाहिए, किसमें, यही देखा हमने कि रेरा में। अब रेरा क्या है ये आपको पता ही है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसकी रजिस्ट्रेशन उस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, तभी इस प्रॉपर्टी में जो है फंड का पैसा जो है वो लगाया जाएगा उस ब्राउन फील्ड प्रॉपर्टी में, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी, अब यहाँ पे फंड को मैनेज कौन करेगा, ठीक है। इस फंड को मैनेज किया जाएगा स्टेट बैंक ग्रुप, यही देखा हमने SBI कैप वेंचर लिमिटेड के द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें GIB, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है हमारा, यही देखा हमने कि एक एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये हमें आपको पता है ये बेसिकली स्टेट बर्ड है कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। तो ये और भी स्टेटों में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, और भी कई सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो जी, मैंने ये लिखा हुआ है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, मेजरली गुजरात में देखने को मिलता है, और कुछ आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ आपको कर्नाटका और आंध्रा में भी कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि और साथ में ये भी चीज़ आपको पता है कि ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा हुआ, IUCN में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा हुआ, साइड्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं डायरनल बर्ड होता है, डायरनल मतलब कि एक्टिव होता है रात को भी, मॉर्निंग में भी, और नाइट इवनिंग में भी एक्टिव रहता है, डायरनल बर्ड है, ठीक है। तो हम बात करें कि ये ग्रास लैंड में रिजाइड करता है, जनरली ग्रास लैंड्स में देखने को मिलता है, हैवी होता है और फ्लाइंग बर्ड होता है, ठीक है, ये उड़ भी सकता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। अब पिक्चर में आप इसको गूगल में सर्च मारो और एक बार पिक्चर को देख लो, देखी हुई चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह है, ठीक है। तो इंडिया में तो देखने को मिलता ही, साथ ही साथ ये पाकिस्तान में भी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ठीक है, ये हमने देखा या इंडियन बस्टर्ड या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा हमने कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, वो इंडिया में और पाकिस्तान में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा याद रख सकते हो। अच्छा, अब न्यूज़ क्या निकल कर आई है, न्यूज़ यही निकल कर आई है कि ये जो हमारा एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि राजस्थान में इनके ऊपर जो है बड़ा ही एक खतरा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है बोलेंगे अंडरग्राउंड, ये जो वहाँ पे क्या है बेसिकली पावर लाइंस जो हैं वो बिछाई गई हैं, ठीक है। वो पावर लाइंस जो हैं 33 किलोवाट की, ठीक है, तो उससे नीचे नीचे पावर लाइंस जो हैं वो बिछाई गई हैं, ठीक है। और उस पावर लाइंस में जब ये बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं, उड़ने से टकराव होता है इनका, तो ये टकराव से जो है मारे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जितनी भी पावर लाइंस हैं इनको अंडरग्राउंड जो है वो फिट कर दिया जाए। कुछ तो अंडरग्राउंड फिट हो जाएंगे और कुछ जो बची बकाई हैं उनके आगे क्या कर दिया जाए, बर्ड डाइवर्टर लगा दिया जाए। जब भी बर्ड उस तार के पास जाएगा तो वहाँ से वो डाइवर्ट कर जाएगा, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से डाइवर्ट करना है, ठीक है, वो सेंस होगा उसको, ठीक है, सेंस, तो वहाँ से वो डाइवर्ट करके किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली जो है वो बोला गया है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA जो है उसने राजस्थान में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये बोला है कि पावर लाइन जो कि बिलो 33 किलोवाट होगी उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, और जो बची बकाई हैं उन पे बर्ड डाइवर्टर वगैरह जो है वहाँ लगा दिया जाएगा, जिससे कि बर्ड जो है उनको बचाया जा सके, हमारे खासकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जो कि इस समय एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। तो उसको बचाना ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो टकराएगा तो सोचो मतलब कि वो स्पीशीज़ जो है हमें देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली जो है ये एफर्ट जो है राजस्थान ने जो है वो देखने को वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो ये आप जो है जनरली ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है जी आपका, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका यही मालाबार ट्री टोड के बारे में। तो मालाबार ट्री टोड का ये एक किस्म का आप बोल सकते हैं कि एक बोलोगे एम्फीबियन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्रॉग है ना, फ्रॉग की तरह बिल्कुल दिखने वाला एक चीज़ है ये, ठीक है। इसकी भी पिक्चर आप गूगल में देखो, थोड़ी चीज़ जो है वो याद रहती है, ठीक है। चलो देखो उसकी पिक्चर, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं ये जो मालाबार ट्री टोड के बारे में,
फिर हम न्यूज़ के ऊपर आते हैं। देखो मालाबार ट्री टोड की अगर हम बात करें, एक फ्रॉग की तरह दिखने वाली एक स्पीशीज़ है, वेस्टर्न घाट में जनरली देखने को मिलती है। इसको वाटी एशियन ट्री टोड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ट्री में इसका हैबिटेट है, वहीं पे जनरली रहता है। और कुछ जो है कभी कभी ये जो डेड लीव्स होते हैं यानी कि लीफ लिटर्स होते हैं उसके ऊपर भी जो है वो रहना पसंद करता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करें ये कहाँ पे देखने को मिलता है जी, ये देखने को मिलता है जी ये देखने को मिलता है जी कहाँ पे, यही बोलेंगे महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है, जो कहाँ पे गोवा में है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के यहाँ पे एक रिवर देखने को मिलता है, वही महादेवी रिवर, उसी के नाम पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे गोवा में। फिर हम बात करते हैं IUCN की रेड डेटा बुक में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो डाला गया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब न्यूज़ के ऊपर और न्यूज़ क्या निकल कर आई है, न्यूज़ यही निकल कर आई है कि एक हम बोलेंगे जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ZSI, इसने क्या किया है, एक रिलीज़ किया डेटा, और वो जो डेटा रिलीज़ किया है फिर बोल सकते हैं कि चेक लिस्ट जो थी पहले उसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, अपडेट किया है तो मतलब कि वो जो चेक लिस्ट थी किसकी थी, इंडियन एम्फीबियंस की थी। तो इंडियन एम्फीबियंस की चेक लिस्ट थी उसको अपडेट किया गया है 2023 में, किसके द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और वो जो अपडेटेड चेक लिस्ट जो रिलीज़ की गई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने क्या किया है, यही मालाबार ट्री टोड जो है कोई फ्रॉग की स्पीशीज़ है उसको जो है वो ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो मालाबार ट्री टोड जो है ये जनरली कहाँ पे देखने को मिला भी, ये देखने को मोल्लम नेशनल पार्क जो गोवा में, वहाँ पे जनरली भी देखने को मिला। तभी इसको जो है वो इंडियन एम्फीबियंस जो है उसकी चेक लिस्ट में जो है उसको डाल दिया गया, उसको लिस्ट को जो अपडेट कर दिया गया इसको ऐड करने के बाद। ठीक है, ये किसने किया है जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ठीक है, तो ये भी आप हल्का सा जो है वो आइडिया रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है जी आज का आपका न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो हमें जब भी एजुकेशन है ना वो स्प्रेड करनी चाहिए। ठीक है, आपका हो सकता है यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, अगर आप शेयर करोगे तो आगे पीछे लोगों का भी जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, हमें सबके बारे में सोचना, हमें सबका बेनिफिट करना। ठीक है, वही याद रखो, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का। ठीक है, चलो बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।